कोर्ट में चुनौती। 1967 में दिल्ली एक व्यक्ति हुआ, उन्होंने $14,000 का उस समय का होम लोन लिया और यह कहने से मना कर दिया, यह कहकर वो पूरा कर्ज देने से मना कर दिया कि बैंक वालों ने उसको असली पैसे नहीं दिए। अब पहले तो सबको यह दलील बकवास लग रही थी, पर बाद में बैंक के मालिक जेपी मॉर्गन ने माना कि बैंक तो लोन के पैसे हवा से बनाता है। तो न्यायाधीश मार्टिन महू चौंक कर बोले, यह मुझे धोखाधड़ी लग रही है, और फैसला दिल्ली के हक में सुना दिया। तो जब पूरी बैंकिंग व्यवस्था के लिए यह खतरा होता अगर सभी अपना कर्ज देने से मना कर देते हैं। न्यायाधीश मार्टिन महू ने बाद में जब इस पूरी बैंकिंग व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की तो 6 महीने के अंदर रहस्यमय ढंग से जहर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो एक तरह से ये लोग क्या करते हैं कि पैसा हवा में ही बनाकर दे देते हैं और हम ब्याज भरते रहते हैं बेवकूफों की तरह। तो इसको केंद्रीय बैंक को हमें समझना पड़ेगा कि जो पैसा ऊपर ये पूरी व्यवस्था है इसमें बैंक तो गुना कर देते हैं, लेकिन केंद्रीय बैंकों का क्या काम है फिर? तो पैसे की मात्रा को नियंत्रित करना, ये केंद्रीय बैंकों का काम है कि देश में पैसा कितना होगा उसको एक प्रक्रिया से नियंत्रित करते हैं। वो प्रक्रिया क्या है कि ब्याज दरें या रिजर्व रेशो घटाकर और ब्याज दरें या रिजर्व रेशो बढ़ाकर। ये कैसे होता है? अब मान लो किसी ने ब्याज दरें या रिजर्व रेशो घटा दी, अब उससे क्या होगा कि क्योंकि सारा पैसा कर्ज पर पैदा होता है, कर्ज से ही आता है, तो अगर लोग ज्यादा कर्ज ले लेंगे तो पैसा ज्यादा हो जाएगा दुनिया में, कम कर्ज लेंगे तो पैसा कम हो जाएगा। तो जब ब्याज दर और रिजर्व रेशो घटा देते हैं तो पैसा बढ़ जाता है क्योंकि सस्ता ब्याज मिल रहा है। और रिजर्व रेशो घटाने का मतलब क्या है कि अब वो पैसे को बैंक ज्यादा गुना कर सकते हैं, तो इससे पैसे की मात्रा बढ़ जाती है, इससे महंगाई का दौर आता है, लेकिन निवेशकों के लिए अच्छा हो जाता है। तो ये लोग ब्याज से और निवेश से दोनों से कमाते हैं। अब कम पैसा, ये लोग फिर बाद में क्या करते हैं, ब्याज दर या रिजर्व रेशो बढ़ा देते हैं एकदम से। जब ब्याज दर और रिजर्व रेशो बढ़ा दी जाती है तो लोग कम कर्ज लेंगे क्योंकि महंगा कर्ज हो गया। तो अब क्या होता है कि मंदी का दौर आता है। मंदी के दौर में इन लोगों को सब पहले से पता होता है, तो ये लोग अपना स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं, अपना सारा इन्वेस्टमेंट हटा देते हैं, और इन लोगों को पता है कि अब हम ब्याज दरें बढ़ाने वाले हैं। तो इससे लोगों के करोड़ों का माल कौड़ियों के भाव में लूट लेते हैं। मान लो किसी एक व्यक्ति ने एक फैक्ट्री लगाई जब सस्ता कर्ज था, जब महंगा कर्ज हो गया तो पैसे की मात्रा कम होगी, तो मंदी का दौर आ गया। अब मंदी का दौर आ गया तो उस करोड़ों की फैक्ट्री चल ही नहीं रही है, तो करोड़ों की फैक्ट्री को लाखों में बेच देगा, खरीदेगा कौन? अंत में सारा धन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो ये पूरी व्यवस्था आप इस तरह से देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे समझाते हैं। महंगाई तो सबको समझ में आता है, एक जन साधारण व्यक्ति को सबको समझ में आता है कि महंगाई क्या है, लेकिन मंदी क्या है? लोग अधिकतर समझते हैं कि मंदी आ गई, पता नहीं क्या आ गया भाई, भूकंप आ गया, क्या आ गया, मंदी को क्या चीज है। व्यापारी लोग तो समझते हैं, लेकिन अभी हम समझा देते हैं। जब बैंक पैसे की कमी कर देता है तो चीजों की मांग घट जाती है, वस्तुएं भी होती है और लोगों को जरूरत भी, पर पैसा ना होने से लोग खरीद नहीं पाते हैं। बिक्री ना होने से हर किसी का काम धंधा ठप पड़ जाता है, इससे लाखों लोगों की नौकरी चली जाती है और पढ़े लिखे होने पर भी युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिलता। और इसमें या तो वे अपने आप को दोषी ठहराते हैं या भगवान को दोषी ठहराते हैं, जबकि समस्या क्या है कि पैसे की कमी कर दी है, और पैसे की कमी होने से ये पूरी व्यवस्था काम धंधा सबका ठप पड़ जाता है। अब करोड़ों मजदूरों को भी कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि जो मजदूर काम करते हैं तो वो भी कहीं से पैसा आना है, तो जब पैसा एक आदमी की से रुक गया तो दूसरे आदमी तक पहुंचने से रुक जाता है। इस तरह से वो जो पूरी साइकिल होती है वो पूरी टूट जाती है। तो इस तरह से पैसा एक तरह से पूरी व्यवस्था जाम हो जाती है। तो इस तरह से कोई काम धंधा ना मिलने से उनके पास कोई काम नहीं रहता और वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। मजदूरों को काम ना मिलने से पैसे के अभाव में देश में खूब खाना होता है, खाने की कोई कमी नहीं देश में, लेकिन रोटी तक नसीब नहीं होती। और सरकार लाखों टन अनाज सड़ने देती है, क्यों? क्योंकि उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। सरकार क्या चाहती है, फ्री में क्यों बांट दे? सरकार कहती है पैसे लाओ, और पैसा कहां से है? पैसा उन्होंने कम कर दिया है, तो बेचारे लोग भूखे मर जाएं पर हम अनाज नहीं देंगे। तो इस तरह की व्यवस्था चलती है। अब देखो, करोड़ों लोग रोज भूखे सोते हैं और इससे होने वाले कुपोषण से और बीमारी से हर रोज हजारों बच्चे मर जाते हैं। विश्व बैंक का आंकड़ा है कि हर रोज 34,000 बच्चे भूख और कुपोषण और इनसे होने वाली बीमारी से मर जाते हैं। यानी हर रोज सुबह सूर्य उदय होता है उससे पहले 34,000 बच्चे मौत की नींद में, गहरी नींद में सो जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था चल रही है। अब खाने की मांग में कमी होने से किसान और की फसलों, फलों और सब्जियों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। एक तरह से पूरी व्यवस्था का चक्का जाम हो जाता है। तो
मजबूरी में किसान अपनी जमीन, उद्योगपति अपना उद्योग सस्ते में बेचने को 50,000 की आशा करने वाला पढ़ा लिखा युवा जब वो कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेने जाता ना, खूब पैसा खर्च कर देता, सोचता मैं 50,000 रुपया महीना कमाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत बड़ी आशा रखता है। लेकिन बाद में क्योंकि मंदी का दौर चल रहा है तो उसको 5,000 रुपया मिलना भी मुश्किल हो जाता है और मजदूर सस्ते से सस्ते में काम करने को तैयार हो जाता है क्योंकि पैसा ही नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही है। और उड़ीसा में कालाहांडी में एक माँ इस देश में 20 रुपये में अपने छोटे से बच्चे को बेच देती है। पैसे का अभाव कुछ ऐसा होता है, कुल मिलाकर हर कोई बर्बाद हो जाता है। तो ये पैसे की व्यवस्था इस तरह से इन लोगों ने डिजाइन कर दी है कि जब चाहे ये महंगाई ला देते हैं, जब चाहे मंदी ला देते हैं। इससे ये लोग लाखों करोड़ रुपया लूट ले जाते हैं, महंगाई से लूटते हैं, मंदी से लूटते हैं। तो ये व्यवस्था इन्होंने ऐसे डिजाइन कर ली है। रॉबर्ट एच हैमफिल ये फेडरल रिजर्व बैंक के प्रबंधक थे 1934 में। ये कहते हैं हम वाणिज्य बैंकों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। हम में से किसी को हर हाल में नगद या क्रेडिट में डॉलर उधार लेने पड़ते हैं। अगर हम बैंक पर्याप्त मात्रा में पैसे बनाते हैं तो हम समृद्ध हो जाते हैं, यदि नहीं बनाते तो हम भूखे मरते हैं। तो समझिए आप, फेडरल रिजर्व बोर्ड के अध्यक्ष मैरी नेकलिस 1941 में लिखते हैं अगर हमारी पैसे की व्यवस्था में कर्जा नहीं होगा तो देश में एक भी पैसा नहीं होगा, क्योंकि पैसा ही कर्ज है और कर्ज ही पैसा है। तो इस पूरी व्यवस्था को आप समझ पा रहे हैं, जितना लोग कर्ज ले लेंगे उतना पैसा बढ़ जाएगा, कर्ज नहीं लेंगे तो पैसा घट जाएगा। अमेरिका इतना फल फूल कैसे गया? अमेरिका के लोग अय्यास हैं, खूब पैसा कर्ज के रूप में ले रहे हैं, खूब ले रहे हैं। जब खूब पैसा ले रहे तो अमेरिका एकदम से आगे बढ़ गया। समझ रहे पूरी व्यवस्था को? लेकिन अब उनके ऊपर भी संकट आ गया क्योंकि चुकाना भी पड़ता है, ले तो लिया, अब चुकाएं कहां से? तो अब जब नहीं चुका पा रहे तो अमेरिका एक तरह से बैंकरप्ट हो रहा है। तो अमेरिका अगर खुद का पैसा बनाता तो इस स्थिति नहीं आती। इसी तरह से भारत में भी अब कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? लोग कर्ज ले रहे हैं। जिस दिन लोग कर्ज लेना बंद कर देंगे उस दिन पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी। तो ये सिर्फ कर्ज के आधार पर चल रही है व्यवस्था और जानबूझकर फंसाया गया है और कोई तरीका ही नहीं पैसा पैदा करने का। सरकार अपना पैसा नहीं बना सकती, लोग अपना पैसा नहीं बना सकते। पैसा बनाने के लिए एक व्यवस्था है और कर्ज पे ही पैसा पैदा हो सकता है और कोई तरीका है ही नहीं। तो इस पूरी व्यवस्था को हम इस चार्ट से समझते हैं कि इसमें समस्या कहां आती है। इस पूरी व्यवस्था में बैंकिंग प्रणाली पूरा सिर्फ मूल बनाती है, ब्याज नहीं। समस्या आती है तो पूरा कर्ज का सिस्टम है, इसमें बैंकिंग व्यवस्था ने 100 रुपया बनाया, ब्याज थोड़ी ना बनाया उसका। तो ब्याज कहां से आए भाई? आप समझ रहे हो? मान लो केंद्रीय बैंक ने 100 रुपया बना दिया और कह रहे हैं कि 110 लौटाओ, है ही जब बनाई 100 है तो 110 कहां से लौटाएं? इस पूरी व्यवस्था को हम समझने के लिए मान लेते हैं। मान लो कि 100 लोग हैं और मान लो कि सरकार भी है। 100 लोग हैं किसी भी शहर में और उसकी एक सरकार है और एक केंद्रीय बैंक बन के बैठा है और मान लो कि उसने सबको 100 लोगों को 100 रुपया कर्ज का दे दिया। तो कुल कर्ज का कितना पैसा दिया? 10,000। मान लो सरकार को भी 10,000 रुपया दे दिया तो कुल पैसा कितना दे दिया? 20,000। और कह रहा है कि मान लो 10% ब्याज के साथ आप हमें 22,000 लौटा दो। अब पैसा ही बनाकर 20,000 दिया है और मांग रहे हैं 22,000, तो पैसा कहां से है? वो 2,000 कहां से आएगा? कहीं से नहीं। लोग आपस में लड़ेंगे, सरकार कर्जे में रहेगी और कर्जे में ब्याज चुकाना पड़ता रहेगा। वो लोगों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएगी, लोग टैक्स चोरी करने के लिए सरकार को लूटेंगे, वो एक दूसरे को लूटेगा, सब एक दूसरे को लूटने में लग गए क्योंकि सबका अपना 100 को 110 करना है। हर किसी को 100 का 110 करना है और सबका 100 का 110 हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाए? 100 का सबका 110 कैसे हो जाए? एक का अगर 110 होगा दूसरे का 90 रह जाना है, उसको भी 110 करना है। तो इस पूरी व्यवस्था में ऐसे ही चलता है। ये कुछ एक कुर्सियों के खेल की तरह है। आपने कभी कुर्सियों का खेल खेला है? म्यूजिक चेयर की 10 कुर्सियां है, 11 लोग बैठने वाले हैं। जैसे ही ताली बजी, जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ, किसी को बैठना है, 10 लोगों को बैठना और हमेशा एक व्यक्ति इस कुर्सियों खेल में क्या होगा? खड़ा रह जाएगा। तो क्योंकि सबके लिए कुर्सियां नहीं है, तो ये बैंकिंग व्यवस्था ऐसे ही चल रही है। इस व्यवस्था में सबके लिए स्थान नहीं है, इसलिए ये कहते हैं कि प्रेम, युद्ध और कंपटीशन में हर चीज जायज है। यह व्यवस्था कंपटीशन पैदा करती है, गला काट कंपटीशन। इसलिए पूरा समाज पागल होकर अपना धर्म और कर्तव्य भूलकर एक ही चीज में लगा है, अधिक से अधिक धन कमाने में। और हमारे धर्मगुरु प्रचार क्या करने लगते हैं? अरे कलयुग आ गया, तुम त्याग दो सब कुछ, कुछ नहीं है। जबकि वो ये नहीं बता रहे कि समाधान क्या है। इसका समाधान बताओ ना। आदमी इतना हिंसक क्यों हो गया है? क्यों आदमी पागल होकर पैसे के पीछे दौड़ रहा है? क्योंकि पैसे का इतना महत्व बढ़ गया है, क्योंकि सबके पास ये पैसा हो नहीं सकता है ना, और सब अपना 100 का 110 कर नहीं सकते, और इसके बिना कुछ आता नहीं। आज व्यवस्था ऐसी बना दी है तो हर कोई पागल होकर लगा है, बनाना है, मुझे पैसा बनाना है। कोई कहे भाई साहब देश, अरे भाड़ में गया देश, हमें नहीं देश देखना है, पैसा 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 पैसा। तो ये पूरी व्यवस्था पैसे आधारित होगी और पैसा कम कर दिया है जानबूझ के।
इसलिए लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, छोटी सी पैसे के ऊपर उसने उसकी हत्या कर दी, उसने उसकी कर दी, चोरी डकैती सब बढ़ रहा है। तो इस देश में समझ में आना चाहिए हमें कि ये पूरी व्यवस्था क्यों है, क्यों लोग हिंसा करते हैं, क्यों लोग ये अत्याचार हो रहा है। तो आपको शायद जो पहले सवाल किए थे उनका उत्तर मिलना शुरू हो गया होगा।